गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही आप सबका मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अपने लेक्चर में हम सबसे महत्वपूर्ण खंडों में एक संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने अपनी विगत पिछली क्लासों में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या होता है, चाहे फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, संसद हो, प्रधानमंत्री, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पर हमने डिस्कशन किया। उनको हमने देखा कि क्या कहते हैं, क्या है, क्या इसका महत्व है। तो एक प्रकार से हमने संविधान को समझा कि संविधान क्या कह रहा है हमसे। हमने जब क्लास को स्टार्ट किया था तो हमने संविधान को पढ़ना स्टार्ट किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अब देखते हैं कि ये जो संविधान, जो कि किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सर्वोच्च पुस्तक होती है, ठीक, जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है, चलाया जाता है, क्या उसमें कोई संशोधन या कोई अमेंडमेंट हो सकता है? ठीक, क्या वह जो बनाई हुई व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे, नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? इन सारी चीजों को आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन में देखेंगे। संविधान संशोधन का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में पार्ट 20 भाग 20 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जहां से प्रश्न अक्सर आते हैं कि भाई संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 368 किस पार्ट में है? तो पार्ट 20। कहां से इस प्रोसेस को लिया गया? साउथ अफ्रीका। भाई ऐसा क्या हुआ कि जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन का पड़ा हुआ है इसमें, है ना। अगर हम अपनी भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें, सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम को देखें, तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं यूके से लिया है। फंडामेंटल राइट्स को देख लें, सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम को देख लें, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को देख लें, तो देखते हैं इसमें अमेरिका का प्रभाव झलकता है। लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लिया तो ऐसा क्या हुआ कि ना यूके, ना यूएसए, ना और कोई प्रोमिनेंट देश साउथ अफ्रीका को लिया। ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में इसको समझने के पीछे में भारतीय संविधान की रूपरेखा को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा इंग्लैंड और अमेरिका, बाकी देशों की रूपरेखा को समझना पड़ेगा। देखिए, भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो नम्यता और अनम्यता का एक अनूठा मिश्रण है। यानी कि एक कठोरता, एक लचीलेपन का अनूठा मिश्रण, यानी कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस का एक यूनिक सा कंपाउंड है। ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक कंपाउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो भारतीय संविधान जो है वो कहीं कहीं पर आपको नम भी दिखेगा और कहीं कहीं पर अनम्य भी दिखेगा। इन दोनों का एक बड़ा अनूठा सम्मिश्रण है ना। ये इंग्लैंड के संविधान की तरह बहुत लचीला भी नहीं है, इसको बहुत इजीली आप मोल्ड करके ले जाओ। और ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है, कि आप इसको बिल्कुल मोल्ड ही ना कर सको। तो ये इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिल्कुल फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि आप आसानी से इसको बेंड कर दो या इसको मोड़ दो, यानी इसमें कोई संशोधन इतनी आसानी से ले आओ। ना ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की तरह ये इतना हार्ड भी नहीं है कि आप इसमें कोई संशोधन कर ही नहीं सकते। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बीच का प्रोसीजर है, ठीक। ना ये इतना ज्यादा हार्ड है कि ये मोड़ा ना जा सके, यानी इसमें कोई चेंज ना किया जा सके, और ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि जब चाहे तब इसको मोड़ दिया गया, ठीक। ये बीच का है। इस बीच के रास्ते को हमने अपनाया, ठीक। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे
संविधान निर्माता, वो बड़ी, आप एक तरह कह सकते हैं कि बड़े समझदार व्यक्ति थे, ठीक। दे आर वेरी स्मार्ट पर्सन, ठीक। दे नो द डिफिकल्टीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स, है ना, एंड दे नो हाउ टू टैकल इट। उन्हें पता था कि जो संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं, फेडरल कंट्रीज, यानी कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का अस्तित्व होता है, उनकी क्या क्या कठिनाइयां हैं, है ना। देखिए, कई लोग अक्सर एक आरोप लगाते हैं भारतीय संविधान पे कि क्या है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 60 देशों का कॉपी और पेस्ट है। इट्स जस्ट अ कॉपी पेस्ट ऑफ 60 कंट्रीज, ठीक है ना। 60 देशों का प्रभाव भारतीय संविधान पे दिखाई पड़ता है। कुछ कहते हैं कॉपी पेस्ट है, कुछ कहते हैं 60 देशों का संविधान उठा के लिखिए। ये बताइए, हम उसको अलग चश्मे से देखते हैं, ठीक। हमने 60 देशों की चीजों को कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने 60 देशों की अच्छाइयों को लिया। हमें पता है कि किस देश से हमें अच्छाइयां लेनी है। अगर हर व्यक्ति किसी के जीवन की अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण करने लग जाए, सिर्फ अच्छाइयों को, तो आई थिंक वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, ठीक। तो ये 60 देशों का कॉपी पेस्ट नहीं है, ये 60 देशों की अच्छाइयों को अपने अंदर समाहित किया गया है और उनकी कठिनाइयों और बुराइयों से स्वयं को, यानी कि भारतीय संविधान को बचाने का प्रयास किया गया है कि उसकी अच्छाइयां तो हमारे में आए, परंतु उसकी बुराइयां ना आए। कुछ ऐसा ही है संविधान संशोधन में। बहुत सारे में यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, जापान का, सबका प्रभाव है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से नहीं क्यों लिया? क्योंकि उसका प्रोसीजर बहुत सही लगा। तो भारतीय संविधान निर्माता जो है बड़े स्मार्ट थे, ठीक। उन्होंने बड़े समझदार थे, उन्हें संघात्मक शासन प्रणाली की कठिनाइयों का पता था, इसलिए इन्होंने संविधान संशोधन के लिए ना तो बहुत ही अत्यधिक लचीलेपन का, ना तो बहुत अत्यधिक लचीलेपन का, ना तो अत्यधिक कठोरता को अपनाया। इन्होंने दोनों को नहीं अपनाया, ठीक। हमने अपनाया इन दोनों का सम्मिश्रण, ठीक। यानी लचीलापन भी है और कठोरता भी, दोनों को अपनाया, है ना। इसीलिए साउथ अफ्रीका से हमने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, प्रोसेस को लिया, जो कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र किया गया। भारत में संविधान संशोधन की जो शक्तियां हैं वो संसद में नहीं थी। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत में संविधान संशोधन की शक्तियां किसमें नहीं थी? तो भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में निहित है। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, याद रखिएगा, संसद में नहीं थी कि सर अगर भारत, चूंकि अगर क्यों, भारत तो संघात्मक शासन वाला है और हम बात कर रहे हैं कि हम भाई संघात्मक शासन में दोनों के पास जो है अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, अपने अपने कार्यक्षेत्र होते हैं, फिर सर संविधान संशोधन में सिर्फ अधिकार संसद को है, राज्य विधानमंडल को क्यों नहीं? तो देखिए, संशोधन की जो शक्ति है वो संसद के पास है। अभी मैं आगे आपको जब बताऊंगा कितने प्रकार के संशोधन है, तो वहां पर भी राज्य विधानमंडल का रोल है, लेकिन जहां पर उनकी कुछ राय मशवरे होते हैं, उनका कहीं रोल दिखाई पड़ेगा, लेकिन शक्ति नहीं है। राज्य विधानमंडल के पास, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट कर सके। दोज पावर्स आर इनहेरेंट इनटू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो भारत की संसद में निहित है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास, ठीक। संसद प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
जो पार्लियामेंट है वो प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी भी पोर्शन में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में, ओरिजिनल फ्रेमवर्क में, यानी इसका जो प्राइमरी फ्रेमवर्क है उसकी आत्मा में कोई संशोधन नहीं कर सकता। ठीक, यानी कि आप समझिए, जैसे आप उदाहरण स्वरूप समझिए कि भाई आप किसी एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार से या बड़े गरीब परिवार के छात्र हैं, पिताजी बहुत ही मेहनत या संघर्ष का काम कर रहे हो, मानिए किसी दुकान में काम करते हो या कोई छोटा सा व्यवसाय हो या अपनी परचून की दुकान हो या पेट्रोल पंप पे काम करते हो, कोई भी, ठीक, अथक परिश्रम का काम, ठीक, उन्होंने अथक परिश्रम करके उससे धन एकत्रित करके आपकी तैयारी कराई, ठीक, आपने उसका मोल समझते हुए आपने उस पढ़ाई को किया, ठीक, आपने उस तैयारी को बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन की, आपने एग्जाम को क्रैक किया, क्रैक करने के बाद आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, आप IAS, IPS, PCS, PPS कोई भी, तो अब आपका सामाजिक और भी ऊंचा हुआ, आर्थिक स्थितियां भी जो पहले समस्याएं थी वो पूर्ण होना चालू होती, आपकी आर्थिक समस्याएं अच्छी होंगी। अब आपको लग रहा है कि देखो अब समय थोड़ा सा बदल रहा है ना, अब इसमें कुछ चीजों में परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक, लाइक संशोधन लाना चाहिए। जैसे हम संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं, क्यों आता है संशोधन? किसी भी चीज में संशोधन या परिवर्तन को क्यों लाया जाता है? जब, क्योंकि देखिए व्यक्ति की भांति नीति की भी एक आयु होती है ना, हर चीज की, हर पॉलिसी, हर कानून, हर नियम का एक समय होता है ना, प्रकृति में हर चीज का एक अपना समय है ना। आप एक खाने का सामान जाते हैं तो आप उसके पैकेट में पीछे पहले एक्सपायरी डेट देखते हैं, क्योंकि उसका भी एक समय है ना, एक समय के बाद वो आपके लिए नहीं रहेगी। इसी प्रकार हर नीति, हर लॉ, हर चीज का एक समय होता है ना। आप छोटे में अपनी क्लास में या स्कूल में, अपने घर में या अपने एरिया में जहाँ पे भी रहते होंगे, जब आप छोटे होंगे, कल्पना करिए अपने जीवन को पीछे देख के देखिए, 8 तक आप कैसे जीते थे, मस्ती, खेल कूद। 9 से 12 का थोड़ा अलग होता, ग्रेजुएशन का थोड़ा, PG तक आते थे, आप तैयारी में एंटर करने लग जाते, और जब आप प्रिपरेशन में आते हो तो सेलेक्ट हो जाते तो लाइफ स्टाइल अलग हो जाता है, ठीक। फिर आप हंसी मजाक, अब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो भी आप हंसी मजाक थोड़ी ना कोई छोड़ देगा, जीना थोड़ी छोड़ देगा, लेकिन आप अपने कुछ चंद दोस्तों के साथ ही खुल के पुराना, जैसे आप हंसी मजाक अपने 10th 12th के दोस्तों के साथ करते तो उनके साथ कर सकते हैं, ठीक। अब हर एक के साथ नहीं, क्यों? आप अपने अंदर समय बदला तो थोड़ा सा संशोधन लाएंगे। तो भाई चीजें बदली तो आप अपने पिताजी के अंदर थोड़ा संशोधन लाए कि अब कपड़े थोड़े ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, घर का स्टैंडर्ड थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। आप ये चीजें ला सकते हैं, लेकिन अपने पिता के नेचर में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। नेचर इन द सेंस आप उनको उठना बैठना थोड़ा सा कि पापा आप देखिए ऐसे करना है, ठीक है, कपड़े थोड़े ऐसे पहनने हैं, इस फंक्शन के लिए ऐसे पहना है, आप कभी कोट पैंट पे नहीं रहते, आपकी शादी में आपको कोट पैंट पहन के जाना है, ठीक। आप स्पोर्ट शूज जो है पैंट पे पहन जाते थे, अब कोट पैंट पे पापा लेदर शू पहनना है, ठीक। जीन्स पहन रहे हैं तो स्पोर्ट शूज डाल रहे हैं, स्पोर्ट शूज भी रीबॉक एडिडास के दिलाएंगे, क्यों? कंफर्ट होता है ना भाई। चीजें आएंगी तो बिल्कुल कराया जाएगा अपने घर वालों को, लेकिन आपने पिताजी से कहें कि पापा फॉक से खाना खाना आप चालू कर दीजिए, ये उनकी अपने आत्मा में परिवर्तन कर दिया। जिस व्यक्ति ने 30 या 35 साल खाना दाल चावल अपने हाथ से खाया, आप उसको स्पून से खिलाना नहीं सिखा सकते। हो सकता है आपके कहने पे वो चम्मच से खाना भी चालू कर दें, यकीन मानिए उनका पेट तो भर जाएगा, लेकिन उनकी अंतरात्मा नहीं भर पाएगी, क्योंकि आप उनकी आत्मा में परिवर्तन करना चालू करा रहे हैं, ठीक। हो सकता है आपके घर में, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज बोली जाती हो, जिस भी आप बोली भाषा की, हो सकता है भोजपुरी बोली जाती हो सकता है अवधी बोली जाती हो, ठीक, हो सकता है पंजाबी बोली जाती हो, कोई भी आप जिस भी उसके। अब आप अपने पापा से कहें कि आप आज से इंग्लिश में भी बात करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, वो कपड़े पहन सकते हैं, ठीक, क्यों? समय की मांग है। चीजें जब नम थी
तो उस हिसाब से रहे, चीजें परिवर्तित हुई तो उस हिसाब से आए। ठीक, तो वहां कपड़े चेंज हो सकते हैं, रहन सहन चेंज हो सकता है। पहले पापा स्कूटर में चलते होंगे, अब आपने कार ले ली, कार भी ड्राइवर चला रहा है, ये सब हो सकता है। लेकिन आपके पिताजी अंग्रेजी नहीं बोलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप उनकी अंतरात्मा को चेंज करने लगे। तो संविधान संशोधन भी ऐसा ही है भाई, परिस्थितियां बदलेंगी तो नियम तो बदलेंगे ही, कुछ जुड़ेंगे कुछ हटेंगे, तो संशोधन किया जा सकता है। संसद को ये पूरा राइट है कि वो प्रस्तावना में, मूल अधिकार में कहीं पर भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की अंतरात्मा अर्थात उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये बात केशवानंद भारती केस 1973 में बात कही गई। केशवानंद भारती केस 1973 में ये बात बोली गई कि भाई संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, नहीं किया जा सकता। ठीक, ये क्या है इस केस में? मूल ढांचा क्या होता है भाई? कौन सी चीजें मूल ढांचा है? अब आपके मन में आएगा प्रश्न, सर आपने ये तो बता दिया अंतरात्मा या संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये मूल ढांचा है क्या? तो ये जब लास्ट में केशवानंद भारती केसेस या कुछ की चर्चा करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा क्या है। ठीक, आप देखते हैं भाई संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, संसद में शक्ति निहित है, ये तो हमें पता चल गया। देखिए संविधान में यदि आपको संशोधन करना है, जैसे मैंने बताया कि संसद के पास ये अधिकार है, तो संशोधन का आरंभ जो है वो संसद से ही होगा, जाहिर सी बात है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन विच इज नोन एज राज्यसभा, एक लोअर हाउस विच इज नोन एज लोकसभा। ठीक, तो संसद के किसी भी सदन से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक, संसद के किसी भी सदन से संसद के पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से इस प्रक्रिया को आप प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक, चाहे राज्यसभा से भी या फिर लोकसभा से भी, दोनों में से कहीं से भी इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर में कोई स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो राइट टू अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको संविधान संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ संसद में ये अधिकार है और संसद के किसी भी सदन से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो किसी मंत्री द्वारा अर्थात सरकार द्वारा, देखिए सरकार का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ये क्या होती है? सरकार होती है। जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, एनडीए की। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के पास तकरीबन 300 प्लस सांसद है, 302 या 310 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं याद आ रहा। तो 300 भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है वह सरकार नहीं है। ठीक, सरकार प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस 79 और 80 और मिनिस्टर्स, यानी ये 81 लोग ही सरकार होते हैं। यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं सिर्फ वही सरकार है। ठीक, बाकी नहीं, भाजपा का हर सांसद सरकार नहीं होगी। ठीक, तो इस संविधान संशोधन के विधेयक को किसी मंत्री जी द्वारा अर्थात सरकारी व्यक्ति द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा यानी किसी भी सांसद के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि सदन में रखा जा सकता है। क्लियर? ये कोई भी ला सकता है, ये एक सरकारी सदस्य यानी मंत्री भी ला सकते हैं और एक गैर सरकारी सदस्य भी ला सकते हैं, यानी सरकार के इधर भी कोई सांसद ला सकता है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना होता है, दोनों सदनों से पारित कराना है, दोनों सदनों से पारित कराना होता है। ठीक, ठीक, अभी मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं और क्या क्या होते हैं, कौन कौन से क्लॉज होते हैं। अभी इतना समझिए, दोनों सदनों से आपको पारित कराना होगा। ठीक,
ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये दोनों सदनों से अलग अलग पारित कराना होगा। जैसे अगर आपने राज्यसभा से कार्रवाई चालू की तो पहले राज्यसभा से आपको इसको पास कराना होगा, फिर आपको इसको लोकसभा में लेके जाना होगा। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा, दोनों जगहों से आपको इसको पारित कराना होगा। अगर दोनों सदनों में आपस में किसी बात में असहमति है तो आप याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 108 में ज्वाइंट मीटिंग का उल्लेख है, संयुक्त बैठक का। संसद के दोनों सदनों के बीच में यदि कभी किसी बात को लेकर असहमति होती है या फिर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो, उसी बिल को 6 माह से अधिक समय तक रोक लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट मीटिंग कराई जाती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर कभी ज्वाइंट मीटिंग नहीं हो सकती। यानी अगर दोनों सदनों में किसी बात की असहमति है तो इनके लिए कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं हो सकती। ठीक, फिर अगली बात है कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, ये दोनों सदनों द्वारा डिस्कशन करने के पश्चात बहुमत से मतदान के बाद ही पारित होता है। ठीक, इसके अलावा संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद कुछ विधेयकों में जहां विधानमंडल की सहमति या संस्तुति की आवश्यकता होती है, वहां पर भी ये जाता है जहां पर इसको पास है। तो ये कुछ क्लॉज है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की कैसे होता है। ठीक, यानी सिर्फ संसद से प्रारंभ हो सकता है। संसद में 2 सदन होते हैं, दोनों में से कहीं भी इसको प्रारंभ कराया जा सकता है। ठीक, राज्य विधानमंडल से नहीं, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना चाहिए और इसके लिए कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बिल को कोई सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। जहां पर राज्य विधानमंडलों की आवश्यकता होगी वहां पर भी उनकी संस्तुति ली जाएगी। ये कुछ क्लॉजेस हैं। ये तो हुआ कि भाई कैसे प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं कि संविधान में हम संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट फेज में एंटर कर रहे हैं कि भाई कितने प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। जो हमने लिखा है कि भाई आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात है, तो कितने प्रकार का संविधान संशोधन हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भाई अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, यानी संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 368 के हिसाब से 2 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। ठीक, आप कहेंगे सर तो सबको पता है 3 प्रकार से हो सकता है ना। एक संसद के साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडल की संस्तुति द्वारा। आप 2 क्यों बता रहे हैं। देखिए, अब इसको यही ध्यान से रखिएगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। एक बार मेरा खुद राजस्थान पीसीएस पे प्रश्न गलत हो गया था, हालांकि मेंस देने का मौका मिल गया। नई तैयारी चालू हुई थी, 1-2 वर्ष हुए थे, तो चूंकि हम लोग को रटा रहता कि 3 प्रकार के संविधान संशोधन है, तो जैसे ही क्वेश्चन को देखा कि अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार का संविधान संशोधन होता है, मैंने सीधा मारा 3, आंसर किया, ये आंसर गलत। ठीक, रास्ते में जब देखा गया तो गलत, फिर चेक किया आगे तो क्लियर हो। आर्टिकल 368 2 ही प्रकार के संविधान संशोधन की बात करता है। कौन कौन से? वो बात करता है, एक तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की संस्तुति द्वारा। संसद के
विशेष बहुमत द्वारा, एवं ये भी पहले में सिर्फ ये, दूसरे में ये तो होगा ही, इसके साथ आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। ठीक, संस्तुति के द्वारा। ये दो तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 के हिसाब से। लेकिन भारतीय संविधान में, बाद में संविधान निर्माताओं ने या संसद में एक और प्रकार की संविधान संशोधन को विकसित किया। ठीक, फिर याद रखिएगा 368 में दो ही प्रकार का संविधान संशोधन है, लेकिन एक अलग से तरीका विकसित किया गया। और चीजों को देखिए, इसमें विशेष बहुमत है, इसमें विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति है। तो बोला गया देखिए दोनों बड़े टिपिकल है, कुछ सिंपल क्लॉज है। अब हर क्लॉज के लिए विशेष बहुमत लाया जाए या आधे से तो बड़ा कठिन हो जाएगा। कुछ सिंपल चीजें भी होती हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, तो फिर उसके लिए एक अलग से तरीका अपनाया गया। ठीक, ये खुद संसद द्वारा इस तरीकों का विकास किया गया, विच इज नोन एज संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ये एक अलग तरीका है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये तीसरे तरीके को विकसित किया गया। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो 3 प्रकार से, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्टिकल 368 के हिसाब से किस प्रकार संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, तो फिर 2 प्रकार से, विशेष बहुमत और आधे से अधिक। साधारण बहुमत 368 के हिसाब से नहीं है, इसको बाद में डेवलप किया गया। तो वर्तमान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 के हिसाब से 2 ही प्रकार से हो सकता है। तो भाई अब हम क्लियर है कि अब आपसे पूछा जाए संविधान में संशोधन तो 3 प्रकार से, 368 के हिसाब से तो 2 प्रकार से। अब हम देखना चालू करते हैं कि ये जो तीनों प्रकार हैं वो किस प्रकार के हैं। क्या होता है साधारण बहुमत से करना, क्या होता है विशेष बहुमत, और क्या होता है आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की संस्तुति। और इसके अलावा कौन कौन से अमेंडमेंट ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो थर्ड टाइप के, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी और आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा होते हैं। तो वो कौन से, आइए देखते हैं। तो पहली हेडिंग डालते हैं, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक, आई होप जितना अभी तक आपका हो रहा होगा वो चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो पहला डालते हैं संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो पहले टाइप के अमेंडमेंट की चर्चा करते हैं, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई संविधान में कई ऐसे उपबंध हैं, कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी या मोर देन हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स की आवश्यकता नहीं, वो टफ प्रोसेस है। तो संसद ने इस क्लॉज को अपनाया कि सिंपल प्रोविजंस के लिए संसद के दोनों सदन जो है वह अगर सिंपल मेजोरिटी से इसको पारित कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। अब ये सिंपल मेजोरिटी क्या होती है भाई, देखिए साधारण बहुमत से तात्पर्य है कि सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले, सिंपल मेजोरिटी से मतलब है कि सदन में हाउस में जितने मेंबर प्रेजेंट हैं सदन में उपस्थित एवं
मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से तात्पर्य लिख लेते हैं। फिर सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से, यानी जितने लोग उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में हाउस में मीटिंग के लिए उपस्थित है, प्रेजेंट है, और जितने लोग वोटिंग के लिए प्रेजेंट है, जितने भी लोग हैं, भाई देखिए कोई भी कार्रवाई कब प्रारंभ होगी, कम से कम 1/10 मेंबर तो होने ही चाहिए। 1/10 मैंने बताया था कोरम होता है पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस का कोरम है कि सदन की अगर कार्रवाई स्टार्ट होनी है तो कम से कम 1/10 मेंबर होने चाहिए। यानी लोकसभा है तो कम से कम 55 मेंबर और राज्यसभा है तो कम से कम 25 सदस्य तो होने ही चाहिए। इससे अगर कम है तो कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं हो सकती। तो जितने भी मेंबर वहां पर, इससे तो ज्यादा ही होंगे भाई, 1/10 इतने तो होने ही चाहिए। तो जो भी वहां पर प्रेजेंट है और जो भी वहां वोटिंग के लिए प्रेजेंट है, उनमें मानिए लोकसभा में मान के चलिए जब मीटिंग हो रही है तो 200 लोग बैठे हुए उपस्थित है और यही लोग वोटिंग करेंगे, 200 लोग, ठीक। टोटल मेंबर कितने हैं? 545 लोकसभा में, और उपस्थित है 200, ठीक। तो कम से कम 101 लोग इसमें सहमति दे देंगे तो ये पारित हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार राज्यसभा में भी, ठीक, वहां पर मानिए 100 लोग उपस्थित हैं, ठीक। तो 100 में 51 लोग अगर उस बिल को सहमति दे देंगे, उस विधेयक को, तो वो मान लिया जाएगा कि इसको संविधान संशोधन हो गया उसमें। ये लेकिन हर एक के लिए नहीं है, सिंपल प्रोविजंस के लिए। तो कौन कौन से, ठीक। तो एक चीज याद रखिएगा, इसके तहत जो भी क्लॉजेस आएंगे वो कैसे हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी वाले, ठीक। तो कौन कौन से क्लॉजेस के लिए सिर्फ सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत चाहिए। देखिए सबसे पहला है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अगर ये मैटर है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, आर्टिकल 2 की बात हो रही है। अगर किसी भी नए राज्य का भारत में प्रवेश किया जा रहा है या एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है। किसी भी नए राज्य के निर्माण या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, आर्टिकल 3 आपको याद होगा, ये भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन इसमें किया जा सकता है। इसमें ना विशेष बहुमत चाहिए ना कुछ, सिंपल मेजॉरिटी से, चाहे किसी नए राज्य को बनाना हो या शामिल करना हो, है ना। मानिए कल को अगर आपने पीओके के हिस्से को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि हम ये मानते हैं वो हमारा ही है, पाकिस्तान बिल्कुल हमारा है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए, ठीक। तो अगर कभी पीओके को हमने वापस लिया या अक्साई चीन को वापस लिया, ठीक है, तो लद्दाख का कैलाश मानसरोवर का रेंज का एरिया है, ठीक। एक्चुअली में उसका नाम अक्षय चिन्ह है, बदलते बदलते अक्साई चीन हो गया। तो अक्साई चीन का एरिया अगर उसको हमने कभी वापस लेना है तो क्या करेंगे, नए राज्य का प्रवेश या गठन, उसको शामिल करके एक नया राज्य बनाएंगे। तो इसके लिए कोई विशेष बहुमत या अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये हो सकता है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना को बनाना था, है ना, तो नए राज्य का निर्माण या किसी की सीमाओं पर होता है, तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। किसी राज्य विधान परिषद का निर्माण करना हो या उसकी समाप्ति करनी हो, राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण या समाप्ति, बनाना हो या समाप्त करना, संसद सिंपल मेजॉरिटी से इसको कर सकती है, आर्टिकल 169,
ठीक, संसद सिंपल मेजोरिटी से इसको कर सकती है। विधान परिषद का उल्लेख किसमें? 169 में। इसके अलावा दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल में जो भी अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश, इन सभी के वेतन भत्तों में को बढ़ाना हो, घटाना हो, किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो वो साधारण बहुमत से हो सकता है। इसके अलावा संसद में गणपूर्ति, कोरम की व्यवस्था हो, ठीक, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों को बढ़ाना हो, ठीक, संसद में गणपूर्ति यानी कि कोरम की व्यवस्था हो, सांसद महोदयों के सांसदों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाना हो, घटाना हो, घटता तो कम ही है, बढ़ता ही है, ठीक, तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ये किया जा सकता है। संसद में संचालन की प्रक्रिया के नियम को यदि बदलना हो तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। संसद में प्रक्रिया नियम जो होता है वह भी संसद में प्रक्रिया नियम, प्रोसेस, ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, ठीक। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित कोई बात हो, इसको भी साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना हो, इसका प्रयोग करना हो, इसके प्रयोग को ना करना हो, सिंपल मेजोरिटी से ये भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ानी हो, घटानी हो, मूल संविधान जब बना था तो 1+8 थी संख्या, कितनी थी? जब सुप्रीम कोर्ट में जब 1950 में संविधान बनकर पूर्ण हुआ, उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या थी वो 1+8 थी। आज आपको पता है 1+33 हो चुकी है। तो संख्या को बढ़ाने के लिए आप संसद साधारण बहुमत से एक विधेयक ला सकती है और सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और घटाई। सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन एरिया है उसको अगर और मतलब उसके न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान कराना हो तो ये भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हो जाता है। इसके अलावा राजभाषा के प्रयोग में, ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज में, अगर आपको पता है राजभाषा क्या होता है? राजभाषा था सरकार जिस भाषा में काम करती है विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज। आप जो भाषा बोलते हैं वो आपकी अपनी मातृभाषा होती है, जिसमें अपने घर में अपने दोस्तों मित्रों से बात करते हैं। एक आपकी संपर्क भाषा होती है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश है। हिंदी एक आपको पता है कि संपर्क भाषा, भारत में जम्मू कश्मीर का व्यक्ति हो, तमिलनाडु का हो, पंजाब का हो, गुजरात का हो, पंजाब में रहने वाले अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजरात वाले गुजराती, महाराष्ट्र वाले मराठी, आंध्रा वाले तेलुगु, कर्नाटका वाले कन्नड़, केरला वाले मलयालम, तमिलनाडु वाले तमिल। अब उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, ठीक, हमको तो तमिल नहीं आती है, मैं तमिलनाडु गए घूमने, अब मुझे तमिल नहीं आती है तो फिर मुझे इंग्लिश भी ना आए तब तो हिंदी, भारत में जो है हिंदी एक संपर्क भाषा है। नीचे चले जाइए साउथ में, मोस्टली चाहे टूटी फूटी आती हो, आती जरूर है ना। हो सकता है अगर उसे बोलनी नहीं आती होगी तो वो आपकी बात को समझ जरूर सकता है, ठीक, वो आपकी बात को समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक, तो समझ में आता। तो संपर्क भाषा है। तो राजभाषा क्या होती है? इसमें सरकार अर्थात राज्य जिस भाषा में अपना कार्य करता है, जिस राजभाषा और ऑफिशियल। तो ये क्या होना चाहिए? ये भी संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसी प्रकार नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति दोनों संविधान के किसी भी नागरिक को नागरिकता प्रदान कराने का जो सिटीजनशिप में जो प्रोसेस है उसका साधारण बहुमत से उसको क्लॉज को लाया जा सकता है। संसद और विधानमंडल के लिए निर्वाचन इलेक्शन कैसा हो, ये भी संविधान के साधारण बहुमत द्वारा इसका निर्णय हो जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कि भाई ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, इस निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ाना है, घटाना है, सारी चीजें हो जाती है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों से कोई संबंधित मैटर हो तो वो भी सिंपल मेजोरिटी द्वारा हो जाता है।
5वीं और 6ठी अनुसूची में जिन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है उससे संबंधित अगर कोई क्लॉज होता है तो वो भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको 18 प्रकार के जो संशोधन होते हैं वो सारे बता दिए, जिनमें कुछ लिख के आपके सामने है, बाकी मैंने बोल दिए तो आप नोट कर लीजिएगा। कुल 18 प्रकार के संविधान संशोधन प्रथम टाइप से यानी कि साधारण बहुमत से ही हो सकते हैं। यानी इन 18 चीजों में अगर आपको संशोधन करना है जो मैंने अभी आपको बताई है, उनमें आप पार्लियामेंट जो है सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, कि भाई ये स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। देखिए आर्टिकल 370 को खत्म करना था, उसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना। आर्टिकल 370 के लिए तो सरकार को ये भी नहीं करना पड़ा, एक रेजोल्यूशन के द्वारा जोड़ा गया था, एक रेजोल्यूशन के द्वारा खत्म कर दिया गया। देखिए स्टेटस चेंज करना सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब अगर कल को उसको 3 और भागों में तोड़ दिया गया तो भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हो जाएगा। संसद एक सिंपल सी मेजोरिटी करेगी, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। अब तो राज्य से उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश को तोड़ देगी, हो सकता है एक जम्मू बना दे, है ना। लद्दाख को तोड़ ही चुकी है, जम्मू को एक जम्मू एंड कश्मीर का अलग यूटी, इसको जम्मू को अलग तोड़ के एक स्टेट बना दे। जो लद्दाख अलग निकली चुका, कश्मीर का जो एरिया है साउदर्न कश्मीर, नॉर्दर्न कश्मीर, साउदर्न कश्मीर जम्मू में मिला दे, नॉर्दर्न कश्मीर लद्दाख में मिला दे, कश्मीर ही खत्म हो गया। तो पूरा जम्मू कश्मीर टूट के 2 यूटी बन गई, एक लद्दाख और एक जम्मू, काम खत्म। एक या स्टेट बना सकता है जम्मू को, लद्दाख को भी स्टेट बना सकता है, तो कश्मीर जैसा कुछ नाम ही खत्म हो जाएगा। सब सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। तो अगला देखते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ये क्या संसद का विशेष बहुमत। देखिए संविधान में सबसे ज्यादा, अगर संविधान में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट जो है वो इसी के द्वारा होते हैं, सेकंड टाइप वाले विशेष बहुमत द्वारा। इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और प्रत्येक सदन के, इसमें क्या होगा विशेष बहुमत, क्या प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, अगर आप बहुमत तकरीबन आप देखोगे तो 38% से ज्यादा बैठता है, तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। वहां क्या था, 2/3 मेजोरिटी, समझ रहे हैं। यहां मैंने क्या बताया था, आधे से अधिक सिंपल मेजोरिटी। अगर मानो 200 लोग हैं तो 200 में 100 लोगों ने कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ 2/3 चाहिए, तो 2/3 मेजोरिटी आप समझ रहे हैं, टफ हो जाता है। 2/3 मेजोरिटी क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन जो है इसी के द्वारा, इसी मेथड के द्वारा होता है। जैसे अगर सरकार को मूल अधिकारों में, यानी कि फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन करना है तो वो इसी सेकंड वाले के तहत ही कर सकती है। सरकार को डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4, ये पार्ट 3,
पार्ट 4, इन दोनों में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो सरकार विशेष बहुमत के द्वारा ही कर सकती है। इसके अलावा वो सभी क्लॉज जो पहले वाले, यानी कि वो सभी क्लॉज जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों के संविधान संशोधन से संबंध नहीं है, यानी जो सिंपल मेजॉरिटी वाले और जो आपको थर्ड टाइप का है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आते हैं, वो सब सेकंड वाले से, यानी कि विशेष बहुमत से संशोधन होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, अभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन है कि भाई फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों में संशोधन कैसे होगा। तो मूल अधिकारों में अगर संशोधन कभी भी होगा तो वो हमेशा 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 संविधान संशोधन की दूसरे मेथड यानी कि विशेष बहुमत द्वारा होगा। ठीक, डीपीएसपी में कोई संशोधन इसी द्वारा होगा। इसके अलावा जो प्रथम प्रकार के यानी सिंपल मेजॉरिटी से जो चीजें अमेंडमेंट नहीं हो रही हैं, जो थर्ड टाइप से अमेंडमेंट में नहीं हो रही है, तो जो भी बचेगा, जो फर्स्ट में आ गया वो फर्स्ट का, जो थर्ड में आ गया थर्ड का, इसके अलावा जो भी बचा वो सब कुछ सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 18 क्लॉज मैंने आपको लिखवा दिए फर्स्ट टाइप में। ठीक, कुछ क्लॉज है सेकंड थर्ड टाइप में, इन दोनों को अगर हटा दे तो जो भी बचेगा वो सेकंड टाइप है। ठीक, मूल अधिकार डीपीएसपी और बाकी जो बचता है वो सब विशेष बहुमत के द्वारा हो। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन के नाम, यानी कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था भाई राज्य विधानमंडलों को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। स्टेट लेजिस्लेचर संशोधन नहीं कुछ कर सकते हैं, सिर्फ थर्ड टाइप वाले अमेंडमेंट में कुछ विशेष प्रयोजनों पे उनकी सहमति चाहिए होती है कि क्या आप सहमत है, वो भी आधे राज्यों की, पूरे की नहीं। ठीक, तो लिख लीजिए तीसरा क्या है, संसद की विशेष बहुमत, यानी कि वही सेकेंड टाइप वाले की तरह 2/3 मेजॉरिटी एवं आधे राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, आधे 28 राज्य है भारत में, तो सिर्फ 14 राज्यों के साधारण विधेयक से पारित संस्तुति। राज्य विधानमंडल में 2/3 नहीं है, इनकी साधारण बहुमत से संस्तुति। तो कौन कौन से क्लॉज ऐसे हैं भाई जिसमें 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो है वो आधे राज्यों के विधानमंडलों की साधारण बहुमत की मंजूरी मिली है। समझ रहे, संसद ने 2/3 मेजॉरिटी से उसको पारित किया हो, और फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी क्या हुई, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का आधे से अधिक, बस इससे वो संस्तुति दे दे और संसद 2/3 मेजॉरिटी कर दे तो हो जाएगा। तो भाई ऐसी कौन सी क्लॉजेस है, ये तो और कठिन हुआ। 2/3 मेजॉरिटी अपने आप में पाना कठिन है। उसके बाद 14 राज्यों से, भाई 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस। ठीक, ये क्यों टफ रखा गया, क्योंकि ऐसे ही ना हो कि कोई भी चीज, इसीलिए मैंने बोला ना, लचीलेपन का और कठोरता का अनूठा सम्मिश्रण। देखिए सिंपल मेजॉरिटी वाले में क्या था कि बहुत सिंपलिसिटी के साथ, बहुत साधारणता, जो सिंपल क्लॉज है, अब वो टैकल ना हो पाए, यानी वो टिपिकल ना हो पाए, या वो बहुत कठिन प्रोसीजर ना हो, इसके लिए उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करा दिया गया। लेकिन अब ऐसा भी ना हो
कि हर चीज बहुत आसानी से हो जाए, जो इम्पोर्टेंट चीजें पता चले। जो सरकार मानी से इस समय सरकार पूर्ण बहुमत में, ठीक, तो वो आराम से कुछ चीज करा के ले जाए। तो लेकिन 2/3 मेजोरिटी तो नहीं है उनके पास, ठीक, दोनों सदनों में चाहिए, ठीक। अच्छा भाई चलो 2/3 मेजोरिटी भी आ गई, है ना। देखिए संविधान निर्माताओं की सोच कितनी आगे की थी। अभी 2014 से पहले तक किसी भी पार्टी को, सिंगल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, ठीक। 272 लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए होती है, किसी को अभी तक, ठीक है, नहीं मिल रहा था काफी समय से। 89 के समय से जो है 80-85 से गठबंधन का दौर 89 से चालू हुआ, तो कोalition गवर्नमेंट बनती थी, काफी छोटे छोटे दल मिलकर गठबंधन की सरकारें बनाते थे। लेकिन क्या हम लोगों ने कल्पना की थी कि एकदम से ऐसा भी समय आएगा कि एकदम से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी 272 सीट सही होती, पहली बार जो है 290-92 के आसपास सीटें मिल गई, 20 सीटें ज्यादा। मतलब अगर एनडीए के सारे पार्टियां भी बीजेपी से हट जाती कोई फर्क नहीं था, ठीक। मोदी 1.0 गवर्नमेंट को, यानी जो 2014 से 19 तक हुई। दूसरा चुनाव हुआ 300+ सीटें और ज्यादा, यानी इस समय अगर एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में जितने छोटे मोटे दल उनके अलायंसेस हैं सब हट जाए ना, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं है। 272 मेजोरिटी चाहिए होती है, 300+ कुछ सीटें उनके पास है, कोई फर्क नहीं। संविधान निर्माता को पता था कोई भाई ला सकता है आगे, तो उन्होंने क्लॉज क्या रख दिया, 2/3 मेजोरिटी कम से कम होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी तो से होना थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलो भाई माना, हो सकता है 2/3 मेजोरिटी भी आ जाए, लेकिन आधे से अधिक राज्य विधानमंडल उसके फेवर में हो, ये तो कठिन होगा, ठीक। तो कितना सोच समझ के बनाए। तो कौन कौन से क्लॉज है इसमें? सबसे पहला है प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इसका प्रोसीजर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स प्रोसेस, उस पूरी प्रक्रिया को, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसके अगर प्रोसेस को आपको बदलना है तो इसी थर्ड प्रकार टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बदल सकते हैं। यानी संसद पहले 2/3 मेजोरिटी से उसको पारित करे और फिर आधे स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उसको सिंपल मेजोरिटी से पारित करे। दूसरा है केंद्र और राज्य के बीच एग्जीक्यूटिव पावर्स का एक्सपेंशन, केंद्र और राज्य के मध्य कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, executive expansion of executive powers of expansion of executive powers of between central and state, ठीक, शक्तियों का विस्तार। ठीक, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और अगर हाई कोर्ट से जुड़ा जो भी निर्णय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़ी कोई भी, यानी कि अगर आपको चेंजमेंट करना है तो वो इसी थर्ड प्रकार से हो, ठीक। चौथा है केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विस्तार, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स का एक्सपेंशन, विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने का जो पावर्स है उनका डिवीजन, ऐसा ना हो स्टेट लेजिस्लेचर पावर भी इसी में आ जाए। फिर अगला है 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, यानी कि 7th शेड्यूल से जुड़ा कोई सब्जेक्ट, सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उनमें केंद्र सरकार के अलग कामों को दिया गया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है वो केंद्र सरकार काम करेगी, जो राज्य सरकार की लिस्ट में है वो राज्य सरकार करेगी, और जो समवर्ती सूची में है उसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ठीक। तो उससे रिलेटेड अगर कोई मैटर हो सकता है राज्य सूची को खत्म ही करना हो, राज्य सूची के सारे मैटर अपने पास ले लें,
या कुछ मैटर्स को देना हो, तो ये सब इसी प्रकार के केंद्रीय कुछ मैटर्स को राज्य को देना हो, राज्य के कुछ अपने पास लेने हो, समवर्ती सूची को परिवर्तित करना हो, उसके विषयों को उठा के केंद्र में लेना हो, कुछ भी क्लॉज करना होगा, तो सब इस थर्ड टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से होगा। उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, सीटें बढ़ानी है, घटानी है राज्यसभा की, कोई भी क्लॉज करना है, ठीक, वो सब इसी प्रकार से होगा। इसके बाद 7th 6 ये 6 क्लॉज में कुछ भी करना है तो आप इसी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कर सकते हैं। 7वां है कि आर्टिकल 368 में कोई अमेंडमेंट करना हो, यानी इसमें खुद संविधान संशोधन में अगर कोई संशोधन करना हो, समझ रहे हैं, मतलब कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बदलना हो, यानी आर्टिकल 368 में ही कोई चेंज करना हो, तो भी आप इस थर्ड टाइप वाले से का चीजें का समर्थन ले सकते हैं। यानी इतने प्रकार से आप फिर ये जो 7 क्लॉज है, इनमें अगर आपको कोई संशोधन करना है तो आपको फिर इस थर्ड टाइप वाले अमेंडमेंट से, जिसमें संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति चाहिए होती है, तभी कर सकते हैं। तब फिर यानी कि ये इसलिए किया गया कि कोई सरकार अगर पूर्ण बहुमत से आ भी जाती है, पूर्ण बहुमत से 10, 15, 20 सीटें ज्यादा भी ले आती है, तो भी आसानी से संविधान के स्ट्रक्चर को चेंज ना कर पाए, यानी कि जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको चेंज ना कर पाए, ठीक। तो ये तीनों प्रकार के आपके अमेंडमेंट होंगे, जो आर्टिकल 368 में जो सेकेंड और थर्ड टाइप का अमेंडमेंट दिया उसकी भी चर्चा हो गई, और जो भारतीय संसद ने खुद एक साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट किया जाता, उसको भी उन्होंने चेंज, मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सके, एक नए तरीके को विकसित किया, उसको भी हमने देख लिया। उसमें 18 प्रकार देखे, 7 प्रकार इसके, और जो इसमें और पहले और तीसरे में नहीं है वो सब का संशोधन सेकंड प्रकार से, यानी स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर संविधान में किसी चीज से संशोधन होता है तो सेकंड टाइप के मेथड से, संविधान की सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया यानी कि फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी में कोई चेंज करना हो तो सब उसी के द्वारा हो सकता है। अब ये तो हो गई संविधान संशोधन की आपका तरीका, प्रक्रिया, क्या सारी चीज। अब संविधान निर्माताओं ने जब इस चीज को बनाया तो कई विद्वानों ने, आलोचकों ने इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने बोला कि संविधान संशोधन का जो ये प्रोसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 368 में बनाया है संविधान निर्माताओं ने, ये पूर्ण नहीं है। तो भाई क्यों पूर्ण नहीं, किस आधार पर आलोचना की? उन्होंने कहा देखिए, संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो संसद में निहित है। यहाँ पर कोई एक अलग, अमेरिका में जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना होता है तो संविधान में संशोधन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पास ही पावर्स होती है कि वो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो ना कोई स्पेशल बॉडी बनाई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिका की तरह। अमेरिका में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करना है तो वहाँ एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है विच इज नोन एज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बॉडी। तो बोला इन्होंने कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में संसद ही कानून बना रही है और संसद को ही ये शक्ति प्राप्त हो गई है। इवन राज्य विधानमंडल तक को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ठीक। तो उन्होंने बोला कि फेडरल सिस्टम में
स्टेट को ही आपने पावर नहीं दी, सारी की सारी अमेंडमेंट की पावर अपने पास रखी है, तो ये कहीं ना कहीं एक फेडरल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, एक हार्म पहुंचा रहा है। अमेरिका में यही क्लॉज एक स्पेशल बॉडी को दिया जाता है। फिर उन्होंने बोला कि भाई, कुछ लोगों ने बोला क्यों दिया नहीं गया थर्ड टाइप में आधे राज्य विधानमंडलों को, तो उन्होंने बोला कि आधे से ज्यादा संविधान संशोधन अगर आप फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सेकंड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिला लो, तो आपने 2/3 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सिर्फ संसद के द्वारा कर लिया। भाई देखिए, जब संसद सिंपल मेजोरिटीज कर लेगी, स्टेट लेजिस्लेचर की कोई जरूरत नहीं है। संसद ने सेकंड टाइप से किया पार्लियामेंट ने, तो भी कोई जरूरत नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर की। सिर्फ इन 7 क्लॉजेस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत है, वो भी आधे, सारे राज्यों को नहीं, आधे। 28 में सिर्फ 14, ठीक, यानी सिर्फ आधे राज्य। तो उन्होंने बोला आपने पावर ही कहा दी, 2/3 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो अकेले पार्लियामेंट ही कर सकती है इन दोनों प्रोसेस से। सिर्फ एक प्रोसेस में स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत है, वो भी सिर्फ हाफ स्टेट्स की। तो उन्होंने बोला ये भी एक फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की बात है। उन्होंने बोला यहाँ 2/3 मेजोरिटी से चीजें पास हो जाती है, 2/3 मेजोरिटी भी कोई भी पार्टी ला सकती है। अमेरिका में आप देखो, अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, 3/4 यानी 100 में 3/4 मतलब 25। अगर 100 लोग वहां पर है तो 75 लोग उसका समर्थन करेंगे, तब जाके कोई अमेंडमेंट होगा उसमें। जबकि इंडिया में 2/3 का क्लॉज है, यानी 66 लोग चाहिए होते हैं, 66%। यहाँ चाहिए 75%। तो उन्होंने बोला कि देखिए वहां कितना कठिन बोला गया। अगर संसद किसी भी संविधान में कोई संशोधन कर लेती है, तो राज्य विधानमंडल के पास तो इतना भी अधिकार नहीं है कि उसकी कोई आलोचना कर ले या कुछ कर ले, ये शक्तियां ही नहीं प्राप्त है। तो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक। इसके अलावा बोला गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ज्वाइंट मीटिंग का प्रोसेस नहीं रखा है, जबकि कुछ साधारण विधेयक जो होते हैं, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया 3 बार आज तक ज्वाइंट मीटिंग बैठी है। एक 1961 में पहली बार डाउरी एक्ट के लिए, 1978 में बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए और 2002 में कोटा के लिए। तो बोला गया सिंपल चीजों के लिए, साधारण बिलों के लिए ज्वाइंट मीटिंग बैठ सकती है अगर दोनों सदनों के बीच में असहमति हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अगर कोई बिल है और दोनों सदनों के बीच में कोई गतिरोध है, तो वहां पर कोई ज्वाइंट मीटिंग जैसा प्रोविजन ही नहीं है। तो बोला कि इट इज नॉट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की, ठीक। फिर बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस है, दिस इज अ इनकम्प्लीट प्रोसेस, ठीक। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिससे न्यायपालिका को इसमें दखल देने का बहुत अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक। होना तो ऐसा चाहिए कि इस प्रकार से संशोधन हो कि न्यायपालिका को ज्यादा हस्तक्षेप करने का अवसर ही न प्राप्त हो। लेकिन बोला गया कि इस प्रकार से संविधान संशोधन का पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है कि भाई जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने के लिए बहुत पावर मिल जाती है। जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने के लिए बहुत पावर्स मिल जाती है। इस आधार पर भी आलोचना की गई। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम कभी भी मेरा ऐसा मानना है कि भाई पूर्ण नहीं होता है ना, कि हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ तो रहता ही है। कहते हैं ना कि भाई अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आलोचना करने वाले आलोचना करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो आलोचकों ने जो बात कही है, उनकी बातों को भी दृष्टिगत रखते हुए कि हाँ ये सही है कि राज्य विधानमंडलों को कोई संशोधन का अधिकार नहीं है। सिर्फ थर्ड टाइप में आधे राज्य विधानमंडलों की साधारण बहुमत की संस्तुति है।
कुछ और क्लॉज जो है ये कमियां, देखिए कुछ कमियां होती हैं तो उसका सुधारा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया बेकार है, बल्कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मतलब कि संविधान में कोई संशोधन करना सरकारों के लिए इतना टफ है कि वो नथिंग टू इम्पॉसिबल जैसा है ना, इट्स टू इम्पॉसिबल जैसा है। 3/4 मेजोरिटी सीम्स टू बी वेरी टिपिकल फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स। इंडिया में जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और टफनेस एक अनूठा मिश्रण, हमको जहाँ टफ होना है वहाँ हम टफ हैं, ठीक, जहाँ हमको फ्लेक्सिबल होना है वहाँ हम फ्लेक्सिबल। तो ये भारतीय संविधान निर्माताओं की खूबी है, भारतीय संविधान की खूबी है कि हमने इन सारे तत्वों को अपने संविधान संशोधन में, संविधान में सम्मिलित किया। कुछ केसेस हैं बड़े इम्पोर्टेंट जो मैंने आपसे बोला था कि विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि भाई जैसे केशवानंद भारती, मैंने आपको बोला कि कौन कौन से केशवानंद भारती 1973 में बोला गया था कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक। इसके अलावा कुछ और केसेस हैं, आप ध्यान रखिएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़े हुए हैं, जिसमें समय समय पर उसके लिए कुछ बात की गई, ठीक। इसके अंदर जाके जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आप नाम ध्यान रखिएगा इन केसेस के। पहला है शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सज्जन सिंह बनाम वर्सेस राजस्थान स्टेट। तीसरा है 65 में आया था, 1965। तीसरा है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। अभी केशवानंद भारती जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक, 1973, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसके अलावा गोलकनाथ का केस है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, ठीक, गोलकनाथ केस बोला गया, ये पंजाब सरकार के साथ था, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस है, ठीक। मिनर्वा मिल, बहुत सारे। देखिए केशवानंद भारती थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि संसद चाहे तो मिनर्वा मिल इंपॉर्टेंट है ज्यादा, 1980 का क्लॉज है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गोलकनाथ इससे जुड़ा नहीं है शायद, और दूसरे क्लॉज के लिए, ठीक। ये ज्यादा चार इंपॉर्टेंट है उसमें भी, लेकिन ये ज्यादा है। तो बोला गया भाई संसद संविधान की किसी भी चीज में, फंडामेंटल राइट हो या फिर डीपीएसपी हो, प्रेम्बल हो, किसी में भी संशोधन कर ले, लेकिन उसकी आत्मा में, संविधान की आत्मा में या संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो बोला गया भाई ये मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कुछ पॉइंट्स कि क्या मूल ढांचा है। संविधान की सर्वोच्चता, किसी भी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को कम नहीं किया जा सकता। ये नहीं बोल सकती संसद कि हम सर्वोच्च है, संविधान नीचे है, ना, कभी भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो हमारा रिपब्लिक और
डेमोक्रेटिक सिस्टम है यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं हो सकता। ये नहीं कि आपने बोल दिया आज से भारत राजतंत्र हो गया, ये संविधान का मूल ढांचा है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल की पावर्स को सेपरेट किया गया है वही रहेंगी। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि कोई सरकार, केंद्र सरकार 2/3 बहुमत से आए और सारी पावर अपने में रख ली, है ना, कि भाई जनता ने चुन के भेजा तो उन्होंने बोला हटाओ सब कुछ। आज से जुडिशियल की पावर्स भी मेरे में भी, लेजिस्लेचर की भी, सरकार ही कानून बना देगी, ना संसद की जरूरत ना जुडिशरी की जरूरत, सब कुछ उसी में ना। तो ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हटाया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, ना सेपरेशन ऑफ पावर्स, ना डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सिस्टम है हमारा, उसको नहीं हटा सकते, फेडरल सिस्टम को नहीं हटा सकते, संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कल से राज्यों का अस्तित्व ही आप खत्म कर दो, सिर्फ केंद्र ही केंद्र सरकार रहेगी, ठीक, ऐसा भी नहीं हो सकता। नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी से कोई भी जुड़ी चीज होगी उसमें आप कोई नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान की मूल ढांचा है। इसके अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, फंडामेंटल राइट्स, तो वैसे ही मैंने आपको बताया। रूल ऑफ लॉ को चेंज नहीं कर सकते, कानून का शासन होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमेशा होने चाहिए, ठीक, इस पर आप कोई चेंजमेंट नहीं ला सकते, ठीक। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स हैं उसको आप किसी भी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में हमेशा एक बैलेंस बना के रखोगे, उसको किसी भी प्रकार से निगेटिव चेंजेस उसमें नहीं ला सकते। आप संशोधन कर सकते हो, ठीक, लेकिन निगेटिव चेंजेस उसमें नहीं हो सकते, ठीक है, कि पता चले किसी व्यक्ति को आज से बोलने की आजादी नहीं, खत्म कर दी, तो ये नहीं कर सकते। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है यही रहेगा, इसको आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हटा के हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, ये संविधान का मूल ढांचा है। इसके अलावा जुडिशरी की जो पावर्स हैं उनमें आप कोई चेंजमेंट नहीं ला सकते। तो ये कुछ चीजें और कुछ क्लॉज केशवानंद भारती केस में दिए गए कि भाई ये संविधान का मूल ढांचा है, इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक। बाकी इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पूरी शक्तियां कि वे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक। परंतु इन चीजों को, जो केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट में, केरला स्टेट 1973 का जो केस था, जिसमें आज तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच की पीठ बैठी थी, उसमें निर्णय किया। तो आज आपका ये आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का चैप्टर पूरा हुआ। आशा करता हूं कि जितनी भी क्लासेस हमने की हैं आज के क्लास को लेकर और इससे पूर्ववर्ती, इन सब में मैं कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े आपके सारे पहलुओं को रखने में और आपको समझाने में समझा पाया होगा और आपको आसानी से उन चीज़ों को आप समझ सके होंगे उन चीज़ों को। तो तब तक के लिए, अब नेक्स्ट क्लासेस के लिए थैंक यू सो मच। आपने सारी क्लासेस में साथ दिया और उनको चीज़ को समझा, आपने समय दिया, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।